हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 12 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ये एक्चुअली 11th का है। मैंने गलती से पिछले बार 12th का कर दिया था ऑलरेडी। 11th का जब करना था तो ये हम 12th ही मान के चलेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स, तो इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी, ये क्या लिखा हुआ है, इम्यूनिटी ग्रांट करी हुई है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ये लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर and election commissioner grants legal immunity. Granted, legal have been granted, ये लिखेंगे have been granted legal immunity, ऐसे लिखेंगे इसको। नर have been granted लीगल इम्यूनिटी। इनको क्या ग्रांट करा हुआ है? लीगल इम्यूनिटी ग्रांट करी हुई है। किसने ग्रांट करी, किस चीज से लीगल इम्यूनिटी ग्रांट करी हुई है? फ्रॉम एनी लीगल एक्शन फॉर डिसीजंस टेकन बाइल इन ऑफिस। जब वो ऑफिस में हैं, जो भी ड्यूरिंग ऑफिस वो डिसीजन लेते हैं, उसके लिए कोई भी लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं ले सकता। दिस इज द लॉ दैट हैज बीन, दे हैव बीन ग्रांटेड इम्यूनिटी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बोला, अरे ये क्या है, ये तो गलत बात है, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। ओके फिर पार्लियामेंट में बात हुई। नेशनल एनडीए, जो कि मतलब बीजेपी वाले हैं, वो कहते हैं कि हम जो हैं विल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है ना। एन लिखेंगे, एनडीए सेज इट विल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। डिटेक्ट करेंगे मतलब ढूंढेंगे, डिलीट करेंगे मतलब हटा देंगे, डिपोर्ट करेंगे मतलब वापस भेज देंगे, सेंड बैक। डिपोर्टेशन इज टू सेंड बैक, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हम सर क्यों कम कर रहे हैं? हम सर इसीलिए कर रहे हैं, सर इज अ वे टू फाइंड आउट सच पीपल, ठीक है ना। तो अब ये पावर्स पे बात हो रही है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि ये सिटीजनशिप के बारे में पूछ सके, क्योंकि ये पावर तो होम मिनिस्ट्री के पास है। तो ये सब डिबेट्स चल रही हैं अबाउट सर इन द पार्लियामेंट। तो मिस्टर गांधी इज सेइंग कि वोट चोरी हुई है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये फॉल्स क्लेम्स हैं। हाँ, मुझे आज भी चाय नहीं मिल रही, बेचारी में फॉल्स क्लेम्स हैं, ठीक है ना। ये कुछ भी सच नहीं है, ऐसी ही बकवास मार रहे हैं ये, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो हमें जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने लिख लिए हैं। उसके बाद इन क्रैकडाउन डीजीसीए टू डिप्लॉय 9 ऑफिशियल्स एट इंडिगो हेडक्वार्टर्स इन गुरुग्राम। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि डीजीसीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीजीसीए टू डिप्लॉय 9 ऑफिशियल्स एट इंडिगो हेडक्वार्टर्स इन गुरुग्राम। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इंडिगो के हेडक्वार्टर्स जो है, एयरलाइंस है, उसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में। इन्होंने मेरा भी एक बैग तोड़ दिया, सामान भी मिसिंग है। और अब बोले हम क्या करें, क्या करो, क्या पैसे दो, ठीक है। और क्या डायरेक्ट, ये इतने ज्यादा गंदे लोग हैं ना, मतलब इनमें कुछ सिविल सेंस ही नहीं है। इतनी देर क्या डिले करके भी एक सैंडविच भी नहीं दे सकते ये लोग, कि भाई लोग भूखे होंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसकी फुल फॉर्म है। डीजीसीए आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ये धरता है एयरलाइंस के। इंडिगो के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो गुरुग्राम में है। अब और क्या याद रखना है हमें? ये भी याद होना चाहिए कि इंडिगो का सीईओ कौन है, ठीक है ना। उसको भी बुलाया गया है कि भैया, पीटर भैया देखो। तो पीटर भैया के नाम में ना पीटर तो है, बट पी के बाद आई है, तो पाइटर, ठीक है ना, पाइटर एल्बर्स, ठीक है ना, कूल नाम है।
इंटरप्शन, ये लोग डिले कर रहे हैं, फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। यार इन्होंने पैसे भी, हाँ सच, इन्होंने पता है क्या है, जो मेरी फ्लाइट कैंसिल करी उसमें 4,000 रुपये खा गए कन्वीनियंस फीस। अरे भाई जो मुझे इनकन्वीनियंस हुई है मैं भी तो डालूँ तुम पे इनकन्वीनियंस फीस। ईमेल करूंगी आज मैं इनको। तो गुरुग्राम, ठीक है। अब लोको पायलट वॉज अनफिट टू रन ट्रेन इन्वॉल्व इन बिलासपुर क्रैश। जो लोकोमोटिव पायलट मतलब जो इंजन, रेलवे इंजन का पायलट होता है उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोकोमोटिव पायलट इंजन चला रहा था, ट्रेन चला रहा था, तो पायलट ऑफ द वॉज इन्वॉल्व इन, वॉज अनफिट, पायलट वॉज अनफिट टू रन ट्रेन इन्वॉल्व इन बिलासपुर क्रैश। फिर पर उससे चलवाई क्यों फिर? वो खुद थोड़ा ना लेके बैठ गया होगा। यहाँ ये थोड़ा ना है कि मेरे पापा मम्मी की गाड़ी है मैं कोई भी लेके निकल जाऊंगा। मैं निकला ओ गड्डी लेके, अब ये बोलेगा ओ मैं निकला ट्रेन लेके, तुम नहीं चलवाई ना उससे बेचारे से, अब उसके नाक में दम करोगे। लोकोमोटिव पायलट वॉज अनफिट टू ड्राइव, ट्रेन चलाने के लिए। अब ये नहीं कि वो ट्रेन चलाने के लिए अनफिट था, लोकोमोटिव पायलट ऑफ कम्यूटर ट्रेन था वो, लोकोमोटिव पायलट ऑफ कम्यूटर ट्रेन। एंड ही वॉज, अब वो कौन सी ट्रेन चला रहा था? मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन चलवा रहे थे उससे, ठीक है ना। मेमू चला रहे थे, बेचारा कंप्यूटर ट्रेन चलाता था वो। तो किसने चलवाई? तुम में से किसी ने बोला होगा कि चलाओ बेटा, ठीक है ना। तो उसको वो टेस्ट में भी फेल हो रहा था, ठीक है। और ये भी है कि वो फिर कंप्यूटर ट्रेन चलाने के लिए भी सही था, नहीं लैक ऑफ नॉलेज थी। जो टेस्ट हुआ था उसमें 2 आउट ऑफ 7 नंबर आए थे उसके, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ सेफ्टी टेस्ट में उसका ये स्कोर था, तो कर दिया कांड उसने। ये बिलासपुर जो क्रैश है कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसमें फिर क्यों चलवाई उससे ट्रेन, जब इसके इतने नंबर आ रहे थे तो क्यों चलवाई? क्या मजबूरी थी? तो ये छत्तीसगढ़ वाला इंसिडेंट जो है, 19 पीपल वर इंजर्ड एंड 12 पीपल डाइड। ओ माय गॉड। सो यहाँ पर उसके बाद हम चलेंगे वंदे मातरम। इनका वंदे मातरम ठीक नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इनका ठीक नहीं हो रहा है। क्वेश्चन जरूर आएगा, ये याद रख लेना, ये बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है वो कब कांग्रेस ने कौन से ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करी थी? ऑफिशियल रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टीज वर्किंग कमिटी मीटिंग इन कैलकाटा ऑन 30th अक्टूबर 1937। ठीक है, अब याद रखना है कि कैलकाटा में इस दिन पर मीटिंग हुई थी जहां पर क्या हुआ था? सो कॉल्ड म्यूटिलेशन, मतलब सॉन्ग को काट दिया था। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि देखो तब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ में थी, ब्रिटिशर्स के साथ हम लड़ रहे थे, हमें पहली बार इलेक्टोरल रोल्स में ऐड, हमें पहली बार इन 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इलेक्टोरल एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ था ये लिखेंगे, इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was enacted. Indians got a chance to participate in electoral exercise to get into provincial assemblies and central assembly. तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पहली बार हमें इलेक्टोरल एक्सरसाइज का पार्ट बनाया, जिससे कि हम प्रोविंशियल असेंबलीज और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच सकते हैं। तो ये कहते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठी थी, कहीं से कांग्रेस खड़ी हो रही थी, मुस्लिम लीग को कहीं से वोट मिलने थे, तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमने ये किया। तो ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यह बस आपको पता होना चाहिए। वैसे वंदे मातरम के बारे में जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। बहुत बार लिखवा दी है मैंने, नहीं तो अगर दोबारा लिखनी है तो लिख लो, ठीक है ना। तो लिखेंगे कंपोज दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना, चट्टोपाध्याय, चैटर्जी नहीं लिखना, पता नहीं मेरे दिमाग में चैटर्जी क्यों घुसा हुआ है, ठीक है ना। नाउ दिस वाज पब्लिश्ड इन, ये नई न्यूज़ है, लिटरेरी जर्नल 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 बंगा दर्शन in 1875 and was sung at 1896 session of Congress by Tagore, ठीक है ना। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कब ये जर्नल में आया था, ठीक है ना। फिर ये संग कौन से सेशन में हुआ था, ये क्वेश्चंस आते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रूस इन टैटर्स इन द रिजम्पशन। अब यहाँ पे थाईलैंड और कंबोडिया दोबारा लड़ने लग गए हैं, थाईलैंड एंड कंबोडिया फाइटिंग, दोबारा से लड़ रहे हैं। अब ये क्यों फाइटिंग फाइटिंग कर रहे हैं, इनको मजा आता है फाइटिंग करने में? नहीं। सबसे पहले यूएस ने इनका मीडिएशन किया, यूएस हेल्प ब्रोकर अग्रीमेंट, ठीक है ना, यूएस मीडिएटेड, यूएस ने मीडिएट किया थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कि लड़ो मत। पर इनका इशू क्या है? द लेटेस्ट escalation because began in May when Cambodian soldier was killed in skirmission near the ancient Priha Vihar temple in the contested border region। तो ये जो टेम्पल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंबोडियन सोल्जर किल्ड near ancient Priha Vihar temple in contested border region, ठीक है ना। तो ये टेम्पल का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टेम्पल है ये मेजर इशू, प्रॉब्लम का इशू है। कंबोडियन सोल्जर किल हुआ, वॉज किल्ड, जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर इशू में ये टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो अब इनकी हिस्ट्री क्या है, ये दोनों आपस में क्यों लड़ते रहते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि इनके बीच में जो सीज फायर ब्रोकर किया था, सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग, वो किसने करवाया था? वो यूएसए ने करवाया था, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे थे कि ये लड़ क्यों रहे, ये हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं, ठीक है ना। कॉलोनियल रूट्स है, ट्रीटीज हुई थी जिसमें डिफाइन करी गई थी बाउंड्रीज, ठीक है ना, अलोंग द फॉरेस्टेड रेंजेस द लाइन रिमेन्ड लार्जली अनडिमार्केटेड ऑन ग्राउंड इन द फ्लैश पॉइंट हैज़ बीन। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो प्रिया, ये देखो प्रिया विहीर, विहीर ऐसे लग रहा, प्रिया प्रिया और महीर, विहीर 11th सेंचुरी खमेर हिंदू टेम्पल and UNESCO World Heritage Site, ठीक है ना। in 1962 International Court of Justice awarded Cambodia sovereignty over temple।
बट द डिस्प्यूट हैड इन्डोर एब्सेंस, देयर इज क्या है, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेड बॉर्डर डिमार्केशन। तो इनके बीच में डिमार्केशन अच्छे से नहीं हुई है, जो ट्रीटीज हुई हैं वहाँ पे भी अच्छे से डिमार्केशन नहीं हम देख सकते, ठीक है ना। कंबोडिया अक्यूजिंग थाईलैंड ऑफ लॉन्चिंग एयर स्ट्राइक्स, तो इनके भी बीच में लड़ाई जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है सीन, ठीक है। और क्यों, ये प्रिया विहार टेम्पल जो है ये क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे हिंदू टेम्पल है ये, ठीक है। 1962 ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया को दे दिया था, बट फिर भी कंसेंट से नहीं दिया था थाईलैंड के, तो इसी वजह से अब वहीं पे कंबोडियन सोल्जर की मारा गया है, तो इसीलिए इनके बीच में लड़ाई लग गई है। अब देखते हैं क्या होता है, पहले भी लगी थी, यूएसए ने शांत करवाए थे, अब दोबारा से यूएसए शांत करवाता है या नहीं। उसके बाद गवर्नर्स की जो जजमेंट थी, गवर्नर टाइमलाइन judgment and so governor timeline judgment and presidential reference, basically क्या हुआ, basically how does a bill becomes a law, what is the journey, what is a bill is a draft law, proposed law, कि proposed law कैसा होना चाहिए, that is the what is a bill is, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, ठीक है ना। जब वो वोटिंग होती है फिर वो पास हो जाता है, फिर पास होने के बाद वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर एसेंट देते हैं, दैट इज अप्रूवल टू द बिल। टिल द टाइम द गवर्नर डजंट गिव्स एन एसेंट टू द बिल डज नॉट बिकम्स अ लॉ। अब कुछ स्टेट्स में लाइक दैट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, वहाँ पर बहुत सारे बिल्स, या वो तो कह रहे हैं कि कोई भी हमारा बिल पास ही नहीं होने दिया गवर्नर ने, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई ये बिल पास नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि गवर्नर को विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months द गवर्नर इज बाउंड टू, गवर्नर को बिल पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से को रेफर कर सकती है क्वेश्चन, कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन हो फॉर ओपिनियन। तो अब उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आया है। तो वर्डिक्ट में क्या कहा था कि हाँ 3 महीने में गवर्नर को अपनी बिल पास करना पड़ेगा। वर्डिक्ट में वो उसने क्या बोला, पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के आंसर में, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्डिक्ट इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, वर्डिक्ट इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस leans in favor of not imposing any timelines। मतलब वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन नहीं लगा सकता था, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या आर्ग्यू कर रहे हैं उसमें, द जजमेंट आर्ग्यूज, यहाँ से लिखेंगे द जजमेंट आर्ग्यूज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन डिड नॉट इंक्लूड और प्रिस्क्राइब एनी टाइमलाइन इन आर्टिकल 200। तो जो आर्टिकल 200 है, जो एसेंट बाय गवर्नर की बात करता है, इस पावर की बात करता है, वहाँ पे टाइमलाइन की बात नहीं हो रखी है, तो ये क्यों इतना कर रहे हैं टाइमलाइन इसकी बात। एंड देयरफॉर डिस्करेजेस एनी सच स्टिपुलेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, दिस वाज हैज द इफेक्ट ऑफ अपहोल्डिंग द एक्शंस ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइन नहीं देती है, तो हम टाइमलाइन सेट नहीं कर सकते, और गवर्नर के पास पावर है कि वो बिल को पास ना करके बिल को ब्लॉक कर सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट करोगे, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बोला है, जो प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछा, जजमेंट में बोला 3 महीने में गवर्नर को पास करना पड़ेगा। उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, सर की बात हो रही है, एक्सरसाइज जो है वो इसमें बोला गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बोला कि कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है उसको इलेक्टोरल रोल्स में ऐड किया जाएगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है, जो उस जगह पर रहने का मतलब इंटेंशन है, ठीक है ना। ही मस्ट हैव द इंटेंशन टू ड्वेल परमानेंटली, वो वहाँ पर रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ये अगर है तो वो इलेक्टोरल रोल्स में इलेक्टोरल रोल्स में ऐड करे जाएंगे। वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड सॉरी कि
सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर वोट करना है तो, और 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। और सर जो है वो एक्चुअली देख रही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही इलेक्टोरल रोल्स में एडेड है ना, कोई इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं इलेक्टोरल रोल्स में एडेड है, ये देख रहे हैं वो। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑनर्स WBC मेडल विनिंग इंडियन बॉक्सर्स। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में कौन कौन जीता है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप शिप्स कहाँ पर हुई है? 2025 लिवरपूल में हुई। ठीक है, लिवरपूल में हुई है। विनर्स कौन है? जैस्मीन, मीनाक्षी, गोल्ड जीता है इन्होंने। नुपुर एंड पूजा रानी सिल्वर जीता है। ठीक है, एंड नुपुर सिल्वर मेडलिस्ट नुपुर एंड पूजा रानी हुवन। पूजा का ब्रॉन्ज आया है और नुपुर का सिल्वर आया है। ठीक है, फैसिलिटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जरूरी नहीं है कॉल किसने जीता, ये जरूरी है। नेपाल इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। Government and Gen Z representatives on Wednesday signed a 10-point agreement aimed at electoral reforms, good governance, probing right violations during the recent youth-led protests that led to the fall of KP Sharma Oli-led dispensation. तो यहाँ पर नेपाल में sorry, just a minute, I need to set my table. वो तभी है ना, मेरा माइक तो नहीं बंद हो गया? यस 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 यस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ठीक है। नेपाल्स इंटरिम गवर्नमेंट, नेपाल्स इंटरिम गवर्नमेंट, Nepal's interim government and Gen Z representatives signed a 10-point agreement aimed at electoral reforms, good governance, and probing rights violation। ठीक है ना। सो अब यहाँ पे क्या था? सो यूथ लेड, ये पूरा लिख लेते हैं फिर समझेंगे। यूथ लेड प्रोटेस्ट्स दैट लेड टू द फॉल ऑफ KP शर्मा ओली गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या हुआ था? नेपाल वालों ने सोशल मीडिया बैन कर दिया। ठीक है ना, यूट्यूब फेसबुक की इन्होंने पता नहीं कुछ पे नहीं किया है। ठीक है ना, यूट्यूब फेसबुक वालों ने बैन कर दिया। अब यहाँ के लोगों को चढ़ा गुस्सा, उन्होंने प्रोटेस्ट करी। अब प्रोटेस्ट जो थी उसमें गोलीबाजी हो गई, डेथ हो गई, यंग यूथ डाइड, मेनी ऑफ द यंग यूथ डाइड। ठीक है, अब लोग जो थे वो लेकर आगे करप्शन का इशू, नेपोटिज्म का इशू। तो इवेंचुअली जो इनका सरकार जो हेड था वो ही भाग गया, KP शर्मा ओली। तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी। व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट इज अ टेम्परेरी गवर्नमेंट। ठीक है ना, वो बनी। तो जेनजी जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करी थी। अब वो जब मतलब ये फॉल हो गई गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बनी जो कि टेम्परेरी है, जो इवेंचुअली इलेक्शंस करवा के साइड बाय हो जाएगी। ठीक है ना, उन्होंने 10-point अग्रीमेंट साइन किया है विद द जेनजी रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें किसकी बात करें? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, गुड गवर्नेंस की, और प्रोबिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन राइट्स वायलेशन ड्यूरिंग द यूथ लेड प्रोटेस्ट। ठीक है ना, तो ये हुआ है नेपाल में। उसके बाद हु वन द नोबेल पीस प्राइज? सो मचाडोज डॉटर जो है, तो यहाँ पर हु इज मचाडो? वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर मरिया। मरिया, ये तो याद हो जाएगा तुम्हें, मरिया गाना भी है। पर तुम्हें याद है, तुम तो जेनजी हो ना क्या? सच में मैं तो मुझे तो अब वो बुढ़ों वाले गाने आते हैं। मरिया 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 कोरीना। तो अब मरिया तो तुम्हें नाम याद ही रहते हैं, मरिया मरिया। ठीक है, और रीना, रिया और रीना याद करनी है, कोरीना।
ठीक है ना, मचादोस डॉटर. तो दिस इज द पर्सन हु हैज वन द नोबेल पीस प्राइज, मरिया कोरिना मचादो, एंड उनकी डॉटर आना कोरिना सोसा. ठीक है ना, शी एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हर मदर. नोबेल पीस प्राइज इन नॉर्वे ऑन बिहाफ ऑफ हर मदर. सो ये वेनेजुएला में ऑपोजिशन में है, मदूरो है वहाँ पे. वेनेजुएला में मदूरो किसी को भी पावर में नहीं आने देता, खुद हार भी जाते तब भी इलेक्शन कमीशन में मस्त सेटिंग है उसकी, वो जीतता रहता है हमेशा. ठीक है ना. यूरोपियन यूनियन हैज रीच्ड एन अग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 90% बाय 2040 फ्रॉम 1990 लेवल्स, इन्वॉल्विंग द परचेज ऑफ फॉरेन कार्बन क्रेडिट्स टू कवर 5% ऑफ कट्स. ठीक है, ये पॉल्यूशन कम करेंगे. अब यूरोपियन यूनियन has reached an agreement to reduce greenhouse gas emissions by 90% by 2040 from 1990 levels. और इसके लिए वो क्या करेंगे, परचेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, परचेज ऑफ फॉरेन कार्बन क्रेडिट्स टू कवर 5% ऑफ द कट्स. 5% कट्स कैसे कवर करेंगे, फॉरेन कार्बन क्रेडिट्स खरीदेंगे ये. ठीक है ना. द डील गोज बियॉन्ड मोस्ट अदर इकोनॉमीज एमिशंस कटिंग प्लेजेस. ठीक है ना. तो मतलब इतनी भी बढ़िया नहीं है, बट हाँ, यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन 90% रिड्यूस कर देंगे बाय 2040, 1990 लेवल से अगर कंपेयर करें. फॉरेन कार्बन क्रेडिट्स खरीदेंगे, मतलब दूसरे देश जो पॉल्यूशन नहीं कर रहे उनसे 5% कार्बन क्रेडिट्स खरीदेंगे, ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है. ट्रम्प slams Europe and pushes Kyiv on elections. Trump slams Europe and pushes Ukraine on elections. ठीक है ना. ट्रम्प क्या कह रहा है, स्लैम कर रहा है यूरोप को, और क्या कह रहा है यूक्रेन को कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करो. ठीक है ना, ट्रम्प बोल रहा है ये कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कंडक्ट इलेक्शंस. ठीक है, यूक्रेन को बोल रहे तुम इलेक्शंस कंडक्ट करो. यूरोप, अब देखो यहाँ पर जेलेंस्की जो है, नो डाउट यूक्रेन में बहुत करप्शन हो रही है और जेलेंस्की को लोग नहीं चाहेंगे. जेलेंस्की वोंट कम बैक बिकॉज जेलेंस्की ने लोगों को धक्के से वॉर में भेजा है जो नहीं जाना चाहते थे. ठीक है ना. तो अब देखो क्या होता है, बट ट्रम्प कह रहा है यूक्रेन को तुम इलेक्शंस करवाओ. ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16 टेक्स इफेक्ट. ऑस्ट्रेलिया becomes world first social media ban for children younger than 16. ठीक है ना, younger than 16 के सोशल मीडिया बैन. बच्चे वैसे भी सब कुछ अपने माँ बाप के अकाउंट से ही देखते हैं, नहीं, और जिनको आदतें लग गई वो तो नहीं छोड़ने वाले, माँ बाप का सर वो कर देंगे. जस्ट अ मिनट. अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में. और इसके अंदर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको भी बोल दिया है. ठीक है ना, सोशल मीडिया कंपनीज लिखेंगे टू फेस penalties if they fail
to take, यहाँ से लिखेंगे if they fail to take reasonable steps to remove the accounts of Australian children younger than 16. So this is important. चलो बच्चों को कहते तुम पढ़ाई पे ध्यान दो. अब Amazon to invest $35 billion in India by 2030 until 2030. Amazon to invest $35 billion in India until 2030. ठीक है. अब चलेंगे. पीएम मोदी गोयल इज एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू ओमान. इंडिया और ओमान जो है वो ट्रेड डील साइन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद ओमान. ठीक है. दीपावली एंटर्स इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीपावली एंटर्स यूनेस्को representative list of intangible cultural heritage of humanity. Intangible cultural heritage of humanity. ठीक है ना. तो इंटेंजिबल लिस्ट फेस्टिवल्स ग्लोबल पॉपुलैरिटी होगी दीपावली की. कंट्रीब्यूट टू फेस्टिवल्स ग्लोबल पॉपुलैरिटी. ठीक है. आगे चलेंगे. प्रोटेक्टेड मेरीन एरियाज नॉट पार्ट ऑफ ऑफशोर ब्लॉक्स. तो यहाँ पर वो माइनिंग करने दे रहे हैं. तो वो कह रहे हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया हम उनको नहीं दे रहे हैं, जो प्रोटेक्टेड नहीं है उनको ही कर रहे हैं. तो ये मिनिस्टर ने बताया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेज जितेंद्र सिंह ने बताया. ठीक है. अगर ज़्यादा डिस्कशन होगी तब इसको नोट्स में डालेंगे, नहीं तो नहीं. यूएस टू स्टार्ट सोशल मीडिया वेटिंग फॉर H1B वीज़ा सीकर्स. यूएस टू स्टार्ट मतलब सोशल मीडिया देखा जाएगा कि भैया कुछ गलत चीज़ तो नहीं है जिससे कि ये यूएस को डेंजर हो. ठीक है ना. वेटिंग मतलब चेकिंग फॉर H1B. एक्चुअली इट इज लाइक दिस, H1B वीज़ा सीकर्स. Starting December 15, the United States will expand online presence review of all specially occupation temporary workers. ठीक है. इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू बोल रहे हैं इसको. ये ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू ऑफ ऑल स्पेशली ऑक्यूपेशन टेम्परेरी वर्कर. ठीक है ना. ऑक्यूपेशन टेम्परेरी वर्कर. ठीक है. एंड द डिपेंडेंट्स ऑन द H4B वीज़ा ऑफ द वर्कर. वीज़ा एप्लीकेंट्स and their dependents, ये यूएस ने बोला है, does not pose a risk to. ये क्यों इंश्योर करने के लिए? to ensure an applicant does not pose a risk to the safety and security of United States. ठीक है. In September, US President Donald Trump imposed a $1 lakh annual fee on fresh H1B visa. तो ये क्यों न्यूज़ में था? Why was this in news? This was in news because fresh कितना $1 lakh annual fee on fresh H1B वीज़ा एप्लीकेशन ये लागू कर दी थी. ये कब हुआ था? सितंबर 2025 में. H1B वीज़ा मोस्टली टेक वर्कर्स जाते हैं इंडिया से. ठीक है ना. तो आगे चलेंगे. IAF मार्क्स 1971 विक्ट्री विद स्पेक्टाकुलर फ्लाइंग डिस्प्ले एट मोहनबारी.
तो इंडियन 1971 में हमारा लिबरेशन वॉर, जो बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई थी, बांग्लादेश हैव बीन रियली नॉट थैंकफुल फॉर दैट। तो 1971 वॉर जो थी वो लिबरेशन वॉर बांग्लादेश के लिए जो थी, ठीक है ना। इसके अंदर हमने टांगेल एयर ड्रॉप, जो मिशंस थे बहुत आइकॉनिक, मेघना रिवर क्रॉसिंग एंड अटैक ऑन गवर्नर्स हाउस इन ढाका, ठीक है ना। दीज वर द मेजर मिशंस दैट टुक प्लेस, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मर जजेस कंडेम मोटिवेटेड कैंपेन अगेंस्ट सीजीआई। तो बेसिकली क्या हुआ, सीजीआई ने बोला कि यार रोहिंग्यास जो हैं, ठीक है ना, हम ये बड़ा इलीगली आए हैं, जो हम इनको प्रोसीजर करें इनको बाहर वापस भेजने के। तो रोहिंग्यास है कौन, ये म्यांमार से हैं, ठीक है ना। ये वहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेस करें कि इनको मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए मुस्लिम्स हैं वहाँ के, उनको प्रोसिक्यूशन फेस हो रहा है। वहाँ पे बुद्धिस्ट जो हैं वो दे आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। और ये भाग करके इंडिया आ जाते हैं, बांग्लादेश बंगाल से, बांग्लादेश से एंटर कर जाते हैं इंडिया, ठीक है। अब इनको कोई आए सीजीआई के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के पास, कि भैया जी आप ना ऐसे ये लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो गलत है। डिपोर्ट मतलब क्या है, वापस भेजना, कि ये तो बहुत ही गलत है। तो वो कहते ठीक है फाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सीजीआई ने बोला कि तो ये बड़ा इलीगली आते हैं तो इनको ऐसे ही भेजेंगे, और क्या करना, ठीक है। तो कुछ जजेस ने, जब इन्होंने ऐसा बोल दिया, कुछ जजेस ने बोला कि भाई ये तो बहुत गलत है, आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये भी ह्यूमंस हैं, ये वो, ठीक है ना। उसके बाद कुछ जजेस ने अब लिखा है कि ये ना एक मतलब मूव है अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोटिवेटिव मूव, उनको नीचा दिखाने के लिए, सब यही स्टोरी है। इंडिया गिव्स टेपिड रिस्पॉन्स टू, मतलब इतना ल्यूक वार्म, मतलब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो रशिया कह रहा है कि हमारा Su-5700 ले लो, ठीक है ना। रशिया पिचेस इंडिया टू गेट Su-57. Now what is Su-57? It is fifth generation long range drones and सबमरीन्स, ठीक है ना। बट इंडिया ने इतना कोई बढ़िया जवाब नहीं दिया है, ठीक है ना। और इनके पास और क्या है, इनके पास गैरन ड्रोन्स है। गैरन ड्रोन्स क्या है, गैरन ड्रोन्स है रशिया ने, ये रशियाज इंडिजिनाइज्ड वेरिएंट ऑफ ईरान्स शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन। तो यहाँ से लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो जो ईरान के ड्रोन्स हैं उनकी कॉपी है, बट रशिया ने बनाए हैं ये गैरन ड्रोन्स, ठीक है ना। लो कॉस्ट हैं बहुत। उसके बाद इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है सेकेंड क्वार्टर, वो बड़ी सही रही है। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट of 8.2% in second quarter of financial year of 2025-26। तो 2025-2026 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके सेकेंड क्वार्टर में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये। So ये था आज का एनालिसिस। प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड नवंबर पार्ट 1 जो कंपाइलेशन है वो आज डल जाएगा, एंड 2 and 3 भी डलेगा, एंड दिसंबर पार्ट 1 भी डल जाएगा, बिकॉज आई नो 20 दिसंबर को बच्चों का एग्ज़ाम है AIT वालों का, ठीक है ना। एंड मे बी जो सेशंस हैं थोड़े ऊपर नीचे हों, बिकॉज उन पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। बट मैं ट्राई करूँगी, करती रहूँ। Okay, bye.